हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 51 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में 4 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर से जो पृथक्करण का नियम था मेंडल का, ठीक है। तो मेंडल के उसने प्रयोग किया था बेटा। आज हम उसका निष्कर्ष क्या निकाला उसने वो पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल की प्रभाविता के नियम एवं मेंडल का पृथक्करण का नियम, और इसको एक संकर क्रॉस भी बोला जाता है, ठीक है। 3 नाम है: मेंडल का प्रभाविता का नियम, मेंडल का पृथक्करण का नियम और एक क्रॉस संकर। मेंडल ने मटर के उन पौधों के विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने विकल्पी लक्षणों के साथ पौधों का संकरण किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? विकल्पी लक्षण तो जो थे उनका संकरण करवाया, ठीक है। तो मतलब कि परपरागन के थ्रू एंड पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की संततियों का अध्ययन किया, ठीक है। और विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के अनुपातों की गणना की। यानी कि बेटा देखो, जब उसने पहली पीढ़ी में क्या कराया था, संकरण कराया था, तो उनके अंदर कौन कौन से गुण आए उनका अध्ययन किया। फिर इन आपस में इनका कराया तो फिर इन दोनों में, इन सब में कौन से गुण आए उनका अध्ययन किया, ठीक है। और फिर उसने क्या, उनके अनुपातों का भी अध्ययन किया कि इस पीढ़ी में कितने गुण आए और इस पीढ़ी में कितने गुण आए एक दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वही हम पढ़ रहे हैं बेटा। मेंडल का प्रयोग क्या था? मेंडल ने सावधानी पूर्वक कुछ परीक्षण किए एवं आनुवांशिकता अथवा माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं इस रहस्य को अनावरण किया, यानी कि इसका पता लगाया, ठीक है। मेंडल ने यह अवलोकन किया कि उसके बगीचे में लगे मटर के पौधों के गुण उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है। तो उसने क्या बेटा ऑब्जर्व किया कि जो मटर के पौधों पर उसने अध्ययन किया था कि उनके जो गुण हैं उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है, सिर्फ एक के आ रहे हैं, या तो माता के गुण दिख रहे हैं या फिर पिता के गुण दिख रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक लंबे पौधे और छोटे पौधे की अगली पीढ़ी के पौधे या तो लंबे थे या फिर छोटे थे। उनमें से कोई भी मध्यम कद का नहीं था, मतलब दोनों के गुण नहीं थे, उसमें किसी एक के ही प्रदर्शित हो रहे थे। इन परिणामों ने उसे आगे और गहन अध्ययन करने को प्रेरित किया। उसने मटर के पौधों के साथ अपने परीक्षण को करना निश्चय किया, ठीक है। का परीक्षण को करना निश्चय किया। फिर उसने क्या किया? मटर के पौधों का और भी परीक्षण किया, ठीक है, ताकि वह जान पाए कि यह गुण किस प्रकार अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो मेंडल ने लगभग 30,000 मटर के पौधों पर अगले कुछ वर्षों तक परीक्षण जारी रखा अपना, ठीक है, और पता लगाता रहा। रोज नए नए तरीके के अध्ययन से उसे नई नई बातों का पता चला, ठीक है। मेंडल ने दो मटर के पौधे लिए, एक जिनके फूलों का रंग बैंगनी था और दूसरा जिनके फूलों का रंग सफेद था। दोनों के बीच परपरागन, ठीक है। परपरागन क्या होता है बेटा? जब एक ही प्रजाति का, मान लो ये पेड़ है, दूसरा ये पेड़ है, तो इसके जो है मतलब इसके परागकण जो है इस वाले के वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जो नई संतति का जन्म होता है वो होते हैं परपरागन के थ्रू। और जब इसी पौधे के इसी के ऊपर गिरेंगे, इसी के वृत्तिकाग्र के, तो वो क्या कहलाता है? स्वपरागन। तो परपरागन कराए ना, मतलब इसने एक फूल को दूसरे फूल के साथ, ठीक है। तो द्वारा संकरण कराए तो अगली पीढ़ी F1 कहलाई, ठीक है। मान लिया हमने कि अगली पीढ़ी F1 कहलाई। उसमें क्या थे? सभी पौधों में बैंगनी रंग के फूल प्राप्त हुए, जबकि देखो ये सफेद रंग का था और ये बैंगनी रंग का था। और जो संतान मिली वो कैसी मिली? बैंगनी रंग की, ठीक है। जो उसके फूल थे वो कैसे थे? बैंगनी रंग के थे, उसमें सफेद रंग के नहीं थे। परंतु जब उसका संकरण स्वपरागन द्वारा करवाया गया, लेकिन जब बेटा अब ये बैंगनी रंग के आ गए 2-3 फूल इससे, तो उनका जब आपस में हुआ, ठीक है, स्वपरागन में क्या, अपने ही फूल के वृत्तिकाग्र पर गिरे वो परागकण, तो उससे जो नई संतति उत्पन्न हुई उसमें क्या होता है बेटा? F2, ये F2 पीढ़ी कहलाएगी, ठीक है। इससे जो उत्पन्न हुई थी वो F1 थी और फिर इससे जो उत्पन्न हुई वो F2 है। इस F2 पीढ़ी में क्या है? लगभग 3 भाग बैंगनी फूलों वाले और 1 भाग सफेद फूलों वाले पौधे पाए गए। तो इससे जो उत्पन्न हुए पौधे बेटा, उसमें क्या थे? 3 भाग तो क्या थे? बैंगनी फूलों के, और 1 भाग क्या था? सफेद फूलों वाला बेटा था, ठीक है। तो जिनका अनुपात क्या हो गया? लगभग 3:1। 4 मिले, 4 में से 3 1, 3 तो बैंगनी रंग के हो गए और 1 किसका हो गया? सफेद रंग का हो गया, ठीक है। तो ये दूसरी इसमें आप यहाँ से समझो, देखो यहाँ पे क्या किया बेटा? ये बैंगनी रंग के फूल वाला है और ये सफेद रंग के, इन दोनों का क्रॉस क्या किया? एक संकर क्रॉस संकरण कराया गया। इसमें जो संतान उत्पन्न हुई F1 जनरेशन कहलाई। इसमें लेकिन क्या हुआ? सिर्फ बैंगनी फूलों वाली संतान उत्पन्न हुई, ठीक है, या पौधा उत्पन्न हुआ। अब इसका जब आप अपने ही वृत्तिकाग्र पर पड़ा, अब किसी और के साथ नहीं हो रहा, ये अपने ही पौधे के फूल के साथ हो रहा है, तो इसमें कौन सी संतान उत्पन्न हुई? तो इसमें बेटा इस तरीके की हुई, बैंगनी वाली भी हुई और
सफ़ेद वाली भी हुई, ठीक है। तो ये कहलाई F2 जनरेशन, ये F1 थी, मतलब इससे ये उत्पन्न हुए और इससे ये उत्पन्न हुए, ठीक है। अब ये देखो बेटा यहाँ पर क्या, मेंडल द्वारा प्रस्तावित प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब विषम युग्मजी, विषम युग्मजी क्या होता है बेटा, विषम युग्मजी होते हैं जब समरूप जोड़ी में दो गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी होता है और एक अन्य पर अप्रभावी लक्षण होता है। देखो जोड़ा मतलब दो क्या होते हैं, एक ये है, इसके अंदर मान लो ये है A और ये B, हमने ये मान ले, तो ये जोड़ा हो गया। ये क्या है, लक्षण है, एक लक्षण और दूसरा लक्षण। अब इन दो जोड़ों में सिर्फ एक ही प्रभावी लक्षण होता है, ये वाला, और एक अप्रभावी होता है जिसके गुण हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो संतान के अंदर होते हैं, दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो जब मेंडल द्वारा प्रस्तावित प्रभाविता का नियम यह कहता है जब विषम युग्मजी, ये विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है तो उनकी संतति में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है। तो देखो बेटा, जब ऐसे A, ठीक है, ये था, ये A है, ये B है, ठीक है, ये दो अलग अलग लक्षणों वाले युग्मनज हो गए, युग्मक हो गए, ठीक है। तो अब इनका जब कराया जाएगा क्रॉस बेटा, ठीक है, एक संकर क्रॉस कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, सिर्फ लक्षण दिखेगा, या तो A दिखेगा और B जो है छुपा रहेगा, ठीक है, या फिर B दिखेगा, A छुपा रहेगा। तो जो पहले वाला होता है वो दिखता है, ठीक है, प्रभावित होता है, और ये दूसरा अप्रभावी होता है, ओके। तो इनमें से एक दिखता है, यही बोल रहे हैं कि विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है, वह दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता, वह अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित होता है। तो बेटा देखो, इससे तो इस पीढ़ी ने जन्म लिया, अब अगर इनका होगा तो इनसे कौन सी पीढ़ी जन्म लेगी, तो मान लो इससे ले लिया AB, दोबारा से एक और पीढ़ी ने जन्म लिया, ठीक है, और दूसरी में क्या हुआ, BB, ये इस तरीके की आ गई, या AA, तो इसमें भी ये स्थानांतरित हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये अपने प्रदर्शित कर रहे हैं गुण, ठीक है। तो क्या होता है, एक पीढ़ी में जरूरी नहीं है कि गुण जो पहली संतति से थे वो इसमें हों। जैसे मान लो आपके दादा दादी है, तो जो दादा दादी के गुण थे, हो सकता है दादा के गुण हो आपके पापा में, दादी के ना हो, और फिर लेकिन जो आपके अंदर गुण है, ठीक है, आप किसके, अपने माँ बाप की संतान, तो आपके अंदर हो सकता है आपकी दादी के गुण हो, तो इस तरीके से दूसरी में प्रदर्शित हो जाते हैं, उस वाली सेम संतति में नहीं होते, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है प्रभावी लक्षण जो दिखते हैं और अप्रभावी जो दिखाई नहीं देते। तो यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज में समान रूप के दो प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। जब क्या होता है बेटा, यहाँ से क्या हुआ, संतान ने जन्म लिया, मान लो यहाँ, ठीक है, इन दो से, ये रहने दो, यहाँ से, ठीक है, ये संतान उत्पन्न हुई, इसमें क्या है, एक गुण प्रदर्शित हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, लेकिन जो इससे संतान उत्पन्न होगी उसमें हो सकता है कि उसमें वो गुण प्रदर्शित हो, ठीक है। तो इसी के बेस पर दो तरीके के लक्षण बोला गया, इनको प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी कौन से, लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, उदाहरण के लिए गोल बीज और बैंगनी रंग के फूल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये अपने आप को प्रभावित कर पाते हैं, मतलब कि हर किसी के अंदर पाए जाएंगे, जैसे पौधे के अंदर संकरण होएगा तो ये उत्पन्न होते हैं, तो ये प्रभावी हो गया, और एक पौधे के अंदर, और दूसरा हमने अभी कहा था ना, बैंगनी रंग के फूल पाए गए और गोल बीज पाए गए, लेकिन सफ़ेद नहीं पाए गए, तो वो अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे, वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो यहाँ पर लिख दोगे, जैसे कि सफ़ेद जो फूल थे वो नहीं दिखाई पड़े, तो जो सफ़ेद रंग का जो फूल था वो इसका क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण कहलाएगा, ठीक है, जो F1 पीढ़ी के अंदर। और गोल बीज था तो झुर्रीदार बीज भी होते बेटा, वो नहीं दिखाई दिए इसमें, तो झुर्रीदार बीज भी क्या हो जाएंगे, वो भी इसका अप्रभावी लक्षण हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देना है। अब मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला बेटा, एक संकर क्रॉस। मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता व पिता दोनों से उस गुण का एक एक लक्षण प्राप्त करते हैं। तो देखो बेटा समझो, जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो क्या होता है, जो उससे उत्पन्न होने वाली संतान है वो क्या करता है, अपने माता और पिता से जो गुण होता है उस गुण का एक एक लक्षण लेता है, ठीक है। मेंडल ने यह नियम प्रतिपादित किया जब उसने देखा कि दो विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया गया, जो वंशज उत्पन्न हुआ उनमें केवल एक प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ, उससे अगली पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही प्रकार के लक्षण इतने, मतलब कि 3:1 में अनुपात में प्रदर्शित हुए, जिनको जीनोटाइप बोला जाता है, ठीक है।
ये बात समझ गए बेटा। देखो यहाँ पर सफेद रंग के गुण प्रदर्शित नहीं हुए थे F1 जनरेशन में, लेकिन जो इससे अगली संतान आई उसमें सफेद भी हुए और क्या हुए, बैंगनी भी हुए। तो यही कह रहे हैं कि इसमें प्रभावी भी और अप्रभावी दोनों हुए। इसमें सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए, अप्रभावी नहीं दिखाई दिए। अप्रभावी कौन से थे बेटा, सफेद फूल, ठीक है, और झुर्रीदार बीज। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो बेटा देखो ये रहा, यहाँ पर, यहाँ से लिखोगे ये सारा, और उदाहरण भी लिख देना इसके। लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते प्रभावी, और जो नहीं कर पाते वो अप्रभावी। उदाहरण के लिए सफेद फूल और झुर्रीदार बीज, ठीक है, और सफेद फूल लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकर क्रॉस का चित्र बनाइए। तो बेटा देखो एक संकर क्रॉस का चित्र क्या होगा, देखो यहाँ पर आप ये बनाओगे। सबसे पहले क्या है बेटा, यहाँ ये आपने क्या ले लिए, दो पौधे ले लिए, एक लंबा पौधा है और एक क्या है, बोना। मटर के ही मान लो, मटर के दो पौधे ले लिए, एक लंबा एक बोना। तो लंबे के अंदर टी नाम से गुण हमने दिखा दिए लक्षण, और इसमें स्मॉल टी से दिखा दिए। अब ये अलग अलग एक लक्षण ले लेंगे इनका, ठीक है, तो ये युग्मनज हो जाएंगे, सिंगल सिंगल। ओके, अब इसमें से एक लक्षण ले लिया, ठीक है, हमने क्या कहा था, आने वाली संतान एक लक्षण लेती है, एक लक्षण ले लिया। अब दूसरे मतलब कि एक, जैसे मान लो ये माता, ये पिता, पिता से ले लिया, ठीक है, ये बन गया एक युग्मनज। ऐसे ही यहाँ से एक लक्षण लिया। अब देखो चांस क्या है, ये दोनों भी आप एक गुण ये वाला ले सकते हैं, एक गुण ये वाला ले सकते हैं, या फिर एक गुण ये वाला ले सकते हैं और ये वाला ले सकते हैं, या फिर ये वाला ले सकते हैं और एक बेटा ये वाला गुण ले, इनमें से कोई सा भी एक लक्षण लेते हैं वो, ठीक है, या फिर ये वाला ले सकते हैं या ये वाला ले सकते हैं। तो इस तरीके से 4 तरीके के गुण बन सकते हैं, इनमें से कोई सा भी वो ले सकते हैं पौधे जो उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर तुम देखना, इनमें से कोई सा भी गुण लें तो सभी लंबे ही पौधे होंगे या फिर सभी छोटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए, तो ये F1 पीढ़ी थी, और ये हमने क्रॉस पोलिनेशन कराया था, यानी कि पर परागण कराया था। दो अलग अलग पौधे हैं ना बेटा, ये सफ़ेद, ये लंबा पौधा है, ये छोटा पौधा है, तो हमने अलग अलग का वो कराया। लेकिन जब हम दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं तो अब हम क्या कह रहे हैं, जो ये उत्पन्न हुए सभी लंबे पौधे, अब सिर्फ सभी लंबे पौधों के बीच में ही क्या हुआ, स्वपरागण हुआ। यानी कि जैसे ये फूल था बेटा, इस तरीके से ये फूल होता है, तो यहाँ के जो परागण होते हैं ये अपने ही फूल पर गिरे हैं। अब ये समझो ये अपने ही फूल पर गिरे हैं, तो ये स्वपरागण है। जब क्या था, वो दूसरे किसी पेड़ के फूल पर यहाँ से गिरे थे, ठीक है, इस वाले में, क्योंकि ये लंबे पौधे वाला था फूल और ये छोटे पौधे वाला था, लेकिन अब सिर्फ लंबे पौधे वाला ही होगा। ओके, तो यहाँ पर किया बेटा इन्होंने। अब इसमें क्या है, ये गुण है, इसमें एक ये गुण है, इसमें ये गुण है, ये दोनों के बराबर ही गुण है। तो देखो बेटा क्या होगा, एक जैसी कंडीशन आ जाएगी। यहाँ से ये टी ले लिया और इसने क्या किया, एक गुण यहाँ से ले लिया, इसने एक गुण यहाँ से लेगा, या फिर एक गुण क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा, ठीक है, ये बन सकता है। या फिर यहाँ से एक गुण लिया ये, और यहाँ से एक ले लिया ये, या फिर ये वाला ले लिया, या फिर इसका दूसरे वाला। तो इस तरीके से ये कंडीशन बन जाएंगे, आपको ध्यान से समझना है बेटा इनको। यहाँ पर अब तुम क्या नोटिस कर रहे हो, देखो ये तो लंबे पौधे वाला है, ठीक है, और ये सबसे छोटा पौधा, देखो आगे इसमें दोनों गुण आ गए, लंबे पौधे भी बने और छोटे भी बने, ठीक है, और मध्यम भी बने, कह सकते हो। ये प्रभावी है, तो यानी कि हम इसको लंबा ही मानेंगे, ठीक है। ये भी प्रभावी, जो आगे वाला होता है वो प्रभावी होता है। तो देखो एक लंबा पौधा, दूसरा, तीसरा, तो 3 उसमें दिखे और एक बोना दिखा, तो 3:1 के अनुपात में हमें उनके गुण दिखाई दिए F2 पीढ़ी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है विषम युग्मनिज, 1 मिनट बेटा, विषम युग्मनिज, देखो विषम युग्मजी को परिभाषित कीजिए। तो विषम युग्मजी क्या होता है, हमने ये पढ़ा था, यहाँ से लिखोगे, जब समरूपी जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी होता है एक अन्य प्रभावी होता है, तो उसको विषम युग्मजी कहते हैं, ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं हो सकता, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बेटा हमने देखो यहाँ पर पढ़ा था, आप ये सारा लिख दोगे यहाँ से। मेंडल के द्वारा प्रस्तावित प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब विषम युग्मजी, ये लाइन काट देना, विषम युग्मजी परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है तो उसकी संतति में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है, वह दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता।
वह अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है और उसी तरह की अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज में समान रूप के 2 प्रभावी लक्षण होते हैं। यहाँ तक लिखोगे, इसलिए फिर क्या कहोगे, अतः हम कह सकते हैं कि क्या होता है, इसमें अप्रभावी लक्षण भी दूसरी पीढ़ी में क्या हो गया, स्थानांतरित तो हो गया पर अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये लिख दोगे इसमें 4th में। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, थोड़ी सी समझने वाली, आप इसको ध्यान से समझो, नहीं तो दोबारा से समझ लेना बेटा, कहीं भी कंफ्यूजन मत छोड़ना, नहीं तो पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।